दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम मिलाते हैं आपको ऐसी शख्सियत से जो कि नर्सरी के बिजनेस में लगे हुए हैं और नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। काफ़ी कम समय में या काफ़ी कम उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मिलते हैं, जानते हैं इनके बारे में, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हमारे बीच रामचंद्र सैनी को। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। यंग अचीवर्स अवार्ड इनके नाम है। इसके अलावा रोज़ ऑल राजस्थान रोज़ सोसाइटी की तरफ से इनको काफ़ी ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं। लगभग हर वर्ष पिछले 8 सालों से ये लगातार जीतते आ रहे हैं ट्रॉफ़ी और इनका अच्छा खासा नाम है और जयपुर के अंदर इनकी नर्सरी है। इनसे जानकारी लेते हैं कैसे इन्होंने नर्सरी की शुरुआत की और इनके नर्सरी के पश्चात, चलाने के पश्चात की कहानी सबको पता है, लेकिन इससे पहले क्या था और कैसे ये आगे बढ़े, सारी इनकी संघर्ष की कहानी हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। सबसे पहले एक बार पुनः इनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। रामचंद्र जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप जो आज नर्सरी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, वो काफ़ी कम समय में किया है। इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने शुरुआत की और साथ ही आप अपना किस इलाके को बिलोंग करते हैं, कैसे आप जयपुर पहुँचे, ये सारी कहानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं रामचंद्र सैनी झुंझुनू जिले के एक उदयपुरवाटी गांव से बिलोंग करता हूं और सन 2002 से मैं जयपुर आया और यहां आने के बाद में मैंने ये चीज़ें सीखी। आपने सीधा नर्सरी से प्रारंभ किया या पहले आपने काम सीखा और उसके पश्चात मन बनाया कि मेरी खुद की नर्सरी होनी चाहिए और इस तरीके से कारोबार को आगे बढ़ाया? देखिए सर, कहाँ से किया आपने? देखिए सर, ऐसा है, मैं जब पढ़ाई करता था उस समय मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं पढ़ाई करते समय 5 मिनट से ज़्यादा मेरे को अक्सर नज़र नहीं आते थे। उस समय जैसे ही मैं बुक खोलता था 5 मिनट के बाद मेरे को पौधे ही पौधे नज़र आते थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और घर वालों को, अगर उस समय मैं 13-14 साल का था, अगर इनको भी समझाएं तो समझ से बाहर थी, वो चीज़ें मैं समझा नहीं पाया। तो गांव में छोड़कर फिर जयपुर आ गया और यहाँ आकर ये मुकाम हासिल करने का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो है मेरी रुचि और एक तरह से मेरा ये नशा मान लो या मेरा जुनून मान लो, वो चीज़ थी। उसी की वजह से ये चीज़ सक्सेस हो गई और यहाँ तक मैं पहुँचा। जयपुर आने के बाद में मैंने यहाँ पे इधर उधर कई नर्सरियों पे मैंने प्लांट वगैरह देखता भी था, किसी के पास कुछ समय मैंने काम भी करके उनसे कुछ जाना और मेरे को रुचि इतनी थी कि मेरे को अगर 24 घंटे मेहनत करनी पड़े तो मैं वो भी करता था और मैंने की है। 24 घंटे मेहनत की है मैंने और उसमें मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं रहा, क्योंकि मेरे को एक जुनून था कि मैं केवल और केवल ये ग्रीन दुनिया में जीऊँ और यही मेरा एक बिजनेस हो जाए और इसी को छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं सीखते सीखते एक इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि आज एक बड़ी नर्सरी का निर्माण कर लिया मैंने और उसमें बहुत से बेरोजगार भाइयों को रोजगार भी मिल रहा है और काफ़ी कुछ मैंने मेरे लेवल पे प्रैक्टिकल भी काफ़ी किए हैं, उनमें मैं सक्सेस भी हूँ। किसी में असफल रहा, किसी में सफल रहा, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा जारी रहा। आज किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, टेरिस गार्डन है, वर्टिकल गार्डन है, हाइड्रोपोनिक है, अपने फलदार पौधे हैं, डेकोरेटिव प्लांट हैं, फ्लावर प्लांट हैं, हर प्लांट की जानकारी रखते हैं और हर प्लांट की डिटेल अपने दिमाग में है। मेरे को कोई अलग से डायरी या कॉपी किताब मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी मेरे माइंड में है। और चंद्र जी, मैं यहाँ पे रोकूंगा। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आपने ये चीज़ें सीखी, सीखने के बाद में आपने अपनी नर्सरी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें नई ऐड करी जो दूसरी जगह आपको नहीं देखने को मिली? जैसे हाईटेक नर्सरी में आपने कुछ काम किया? इसमें मैंने काफ़ी किया है। जैसे हमने यहाँ पे हाइसेंथ और ट्यूलिप खिलाए हैं यहाँ पे,
जयपुर में खिलाए हैं। और ये शायद न्यूज़ भी आई थी आपकी दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर में इसमें 1 मई 2018 को इसमें न्यूज भी आई थी। अच्छा। और देखा ये गया है कि हमने ट्यूलिप और हाइसेंथ जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में हमारा खिल गया था। और वैसे ट्यूलिप का खिलने का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, लेकिन हमने इसको पहले ही खिलाया और बहुत शानदार रिजल्ट मिला था उसका। तो अभी जैसे कि आपके यहाँ हमने देखा कि आपको कृषि किसान वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि हाल ही में मिला था आपको। वो किस लिए मिला था और आपने उसके पश्चात आपने और नया क्या किया? उसके पश्चात हमने काला गेहूँ लगाया था और वो भी ऑर्गेनिक किया था हमने। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसमें। और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो पहले इस चीज़ में जीरो था, लेकिन ये सब हम प्रैक्टिकली खुद करते हैं, उसके बाद में हमें 100% इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आगे ऐसी चीज़ें नई नई चीज़ें आप करते रहते हैं तो उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और उसको सफल तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो भी हमारे नर्सरी संचालक है जो बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उसमें सरकारी योजनाओं का भी बेनिफिट उठाते हैं। क्या आपने भी ऐसा कोई सरकारी योजना का फ़ायदा उठाया या अपने लेवल पे अपने दम पे सारे काम किए हैं? हमने हमारे दम पे हमारे लेवल पे ही सारा काम किया है। इन विच ग्रीन हाउस पॉली हाउस जो भी हमने बनाया है वो भी हमारे पर्सनल खर्चे से ही बनाया है। और सरकारी सेवाओं का हमने अभी तक लाभ नहीं ले पाए। और आप जो पौधे हैं या बाहर से लाते हैं या खुद तैयार करते हैं या दोनों? पौधों का ऐसा है सर कि साल में 3 से 4 लाख प्लांट हम खुद तैयार करते हैं। और इसके अलावा सब जगह से हम हर जगह के अलग अलग प्लांट होते हैं। जैसे पुणे से भी प्लांट आते हैं, वहाँ पे फ्लावर से रिलेटेड काफ़ी प्लांट हैं। यानी तो अगर आपको फुलवारी चाहिए तो आपको पूना जाना पड़ेगा। पूना जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र से आएगा माल जी। और अगर आपको बड़े पौधे चाहिए तो? बड़े पौधे चाहिए तो सजावटी बड़े पौधे अगर टिम्बर की और फ्रूट की बात करो तो विशाखापट्टनम आंध्रा जाना पड़ता है। हाँ जी। वहाँ कड़ियम में काफ़ी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं। और एक तरह से देखा जाए तो वो पौधों की मंडी है, इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है वो, जहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में प्लांट तैयार होते हैं। और पौधे ही नहीं लाते हम, पौधों के साथ साथ वहाँ पे उन चीज़ों की भी जानकारी लेकर आते हैं, वो किस तरह से तैयार करते हैं, नए प्लांट कैसे बनाते हैं और इनको मेंटेन करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करनी होती हैं, वो सारा हम वहाँ पे देख कर आते हैं, समझ कर आते हैं। प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली सारा हम देखते हैं, ये मैं पाम समझते हैं। आपके यहाँ पे पाम, काफ़ी तरह के पाम हैं यहाँ पे, तो ये पाम वगैरह जो है वो आप कहाँ से लाते हैं? ये पाम वगैरह सब आंध्रा से ही आते हैं, विशाखापट्टनम। लोग बोलते हैं कलकत्ता में भी काफ़ी अच्छे पाम्स होते हैं। कलकत्ता में भी होते हैं, जैसे पॉट में या पॉलीबैग में, इनमें जो तैयार करते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। कलकत्ता में भी, कलकत्ता में देखा जाता है ज़्यादातर वेराइटियों का गढ़ है। आमतौर पे मैं यहाँ पे आपको सैनी साहब रोकना चाहूँगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि कोरोना काल के अंदर लोगों ने ज़्यादा समय घरों में बिताया। कुछ की मजबूरी थी, कुछ की सरकार के द्वारा रोका गया और कुछ लोगों ने, कंपनियों ने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम। उसको देखते हुए हम लोगों ने ये भी एक जो देखा लोगों के बीच में, पेड़ पौधों को लेकर जागरूकता बढ़ी। तो क्या ये सच्चाई है इसके पीछे कि पेड़ पौधे लोगों ने ज़्यादा खरीदे, या कौन से पेड़ पौधे घर में रखने चाहिए, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये वाकई में ही सच्चाई है सर, लेकिन हमने ये देखा है कि इंसान को जब प्रॉब्लम आती है उसी समय उसका समाधान ढूंढता है। इससे पहले जो रुचि थी लोगों को वो बहुत कम थी प्लांट से रिलेटेड, लेकिन लोग घरों में बंद रहे और उनको पता लगा कि आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है और इतना इरिटेशन फील कर रहे हैं। तो अब उनको ये पौधों की क्वालिटी पता चली है कि आज पेड़ पौधे अपने लिए कितना कारगर सिद्ध हैं और कितना अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी ज़रूरतमंद है। इसलिए ये चीज़ फैक्ट है सर। इससे पहले लोग बहुत कम ध्यान देते थे। अभी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कौन से पौधे घर में रखने चाहिए जिसको कि आप ऑक्सीजन प्यूरिफाइंग प्लांट बोलते हैं, वो कौन से पौधे हैं? वैसे तो सर इंडोर प्लांट बहुत हैं,
लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ बीमारियों का भी निदान है उसमें, वो प्लांट ज़्यादा लगा रहे हैं अभी। जैसे एरिका पाम हो गया और पीस लिली हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया। ऐसे कुछ प्लांट हैं जो ज़्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं। और घर में ये पौधे ऐसे हैं कि घर में किसी भी कोने में रखिए, आप आराम से चलते हैं। और सबसे ज़्यादा इंसान ये देखता है कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो बाहर होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है वो लोग सोचते हैं कि बाहर होता है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है इंसान के बेडरूम में। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उस समय इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि जितनी फ्रेश एयर मिलेगी वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छी है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। आप पोल्यूशन बाहर मत ढूंढिए, आप पोल्यूशन घर के अंदर ढूंढिए और उसको ख़त्म कीजिए, तो इंसान को काफ़ी राहत मिलेगी और अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। आमतौर पर ये देखा गया है शहरीकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये भागा दौड़ी की वजह से क्या हो रहा है, शहर के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप हमारे जो अर्बन सोसाइटी है, जो हमारे शहरी लोग हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि वर्टिकल गार्डन या टेरेस गार्डन, या क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीनें तो रही नहीं उनके पास। देखिए सर, अभी जो आज से 30 साल पहले का जो वर्जन था वो ये था कि पेड़ पौधे बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि पहले से ही जंगल था। और धीरे धीरे जैसे इनमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे शहर का भी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। पहले के टाइम पे शहर कम से कम भी 80% खाली था, आज कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो उसी के साथ आज मैं बताना चाहूँगा कि प्लांट्स के अंदर भी वो चीज़ें, ऐसा नहीं है प्रकृति इंसान से आगे नहीं है, प्रकृति इंसान से बहुत आगे है, केवल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आज आप ये देखिए कि जितने कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, उससे ज़्यादा प्रकृति ने अपना रूप धारण कर लिया है और अलग अलग तरीके से होने लगे हैं। आप ये देखिए एयर प्लांट हैं जिनको पॉट और पानी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी नमी चाहिए, वो हवा में आराम से चलते हैं। हाइड्रोपोनिक है जहाँ पे मिट्टी, कोकोपीट, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो पानी में तैयार हो रहा है। तो घर के कहीं भी लगा सकते हैं उसको, आपके घर कहीं भी जगह नहीं है, दीवार पे लग सकता है। अक्सर हम लोग जाते हैं शहरों में, देखते हैं कभी कभी होटल्स में जाते हैं, या हाँ। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, या कुछ जगह पुल जो है वहाँ जाते हैं, तो देखते हैं कि दीवार के ऊपर कुछ लगा हुआ है और पेड़ों का। वो कैसे लगाया जाता है? और ये एक वर्टिकल गार्डन बोलते हैं उसको। अच्छा। और ये कहीं भी जिसके घर में फ्लैट है, जहाँ पे जगह नहीं है, या ऐसी कोई भी XYZ जगह जहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे दीवार पे लगा सकते हैं। दीवार पे वर्टिकल गार्डन 6 इंची जगह रोकता है, आपका फर्श बिल्कुल खाली रहेगा। तो और दूसरा आप ये देखिए कि 1 स्क्वायर फीट के अंदर 4 प्लांट आते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपने अगर 100 स्क्वायर फीट में भी लगा लिए तो हजारों प्लांट आ गए। हजारों प्लांट का मतलब है कि वहाँ लाखों लोगों के लिए ऑक्सीजन तैयार हो रही है। आप ये देखिए कि एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना आता है, मोटा मोटा रेंज बता सकते हैं? ये देखिए सर, एक लाइन में आपको बताना, 1 स्क्वायर फीट में जैसा प्लांट आप चूज करते हैं उसके हिसाब से आता है। इसमें नॉर्मली देखा ये गया है कि 350-400 रुपये से लेकर और 1400-1500 रुपये स्क्वायर फीट तक इसका खर्चा आता है। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि छत के ऊपर जो टेरेस गार्डनिंग हो रही है उसका क्या महत्व है आपकी नज़रों में? क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए लोगों को और क्यों कर रहे हैं? टेरेस गार्डन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि सबसे पहला तो ये है, आज डिप्रेशन भरी दुनिया जी रहे हैं, तो अगर टेरेस गार्डन पे आपने कुछ सब्जियां या डेकोरेटिव प्लांट कुछ भी XYZ लगा रखे हैं, तो आप सुबह 6 बजे 7 बजे छत पे जाइए, बड़ा सुकून मिलेगा और आपका 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कितने जल्दी निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन प्लांट के साथ काम करते समय इंसान सारा डिप्रेशन भूल जाता है और एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसके साथ साथ आप वातावरण को शुद्ध कर रहे हो। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो आपका लाइट का बिल जहाँ पे 10,000 आ रहा है वो वहाँ पे हो सकता है 6,000 ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो आज हर जगह सब्जियाँ खा रहे हैं, विषाक्त
पूर्ण विषपूर्ण सब्जियां स्प्रेज हो रहे हैं दुनिया भर के, क्या उससे भी फर्क पड़ता है? अगर टेरेस गार्डन किया तो आपको शुद्ध खाना उपलब्ध हो सकता है, सब्जियां? इसमें क्या है सर, आपको पहली चीज तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है कि आपकी छत के जस्ट नीचे घर है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा। उसके बाद में इसके आगे के फायदे ये हैं कि आज आप ये देखिए कि थोड़ा सा अगर ध्यान दे ले, थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को समझे, तो आज आप ये देखिए कि पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो बहुत अच्छी और बिल्कुल आराम से तैयार हो जाती हैं और जल्दी तैयार होती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो जहर है वो पत्तेदार सब्जियों में है। आज आप यूरिया मारिए, 2 दिन बाद आप फसल काटिए, इतना ज़्यादा जहर है। तो वो चीज़ें आप टेरेस गार्डन पे आराम से कर सकते हैं और इसमें उन्हीं को फायदा नहीं है, उसके आने वाली पीढ़ी को भी है। अगर बहुत अच्छी बात बताई हमारे सैनी साहब ने कि भाई टेरेस गार्डन करते हैं तो आप शुद्ध जहाँ वातावरण को शुद्धता देते हैं, साथ ही आपको खान पान भी आपका सुधरता है और ऑर्गेनिक खाने को मिलता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और चलते चलते हम एक आपसे सवाल जानना चाहते हैं, तो मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो नर्सरी है इसमें स्वरोजगार के क्या अवसर हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? इसमें सर हजारों ऑप्शन है। प्रकृति और पेड़ पौधे एक अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है और ये दुनिया आज तक कोई भी इंसान नहीं नाप पाया या ना नोट कर पाया इसको, क्योंकि ये अपने आप में एक समंदर से भी बड़ा चीज है। और मैं बताना चाहूँगा कि इंसान शहर का हो या गांव का हो, ये चीज में वो आराम से रोजगार पा सकता है। उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे वो पा सकते हैं। आज जो इंसान शहर में है वो छोटी मोटी नर्सरी कर सकता है, खुद तैयारी भी कर सकता है, घरों में लोगों के काम भी कर सकता है। जैसे टेरेस गार्डन बनाना सीख लिया, वो कर दिया, वर्टिकल गार्डन सीख लिया। ये बहुत ज़्यादा इतने वैसे नहीं है कि इंसान कर नहीं पाए, इजी है। 1-2 बार वो अगर देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात सैनी साहब ने यहाँ पे कही कि लर्निंग बाय डूइंग, आप करके चीज़ें सीख सकते हैं और अपना आजीविका का साधन के रूप में इसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही एक नर्सरी लगाकर आप मालिक बनते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं और समाज में एक पॉजिटिव वेव्स जो वाइब्स हैं वो भेजते हैं लोगों में। आपको देख के लोगों में जागरूकता आती है और लोग बदल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आपको देखने के पश्चात उन्होंने नर्सरी लगाई है और नर्सरी से जुड़े कार्य भी कर रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन टेक्नीशियंस, ग्रीन हाउस टेक्नीशियंस और साथ ही बडिंग, ग्राफ्टिंग, ऐसे हमने देखे हैं लोग कर रहे हैं। इसमें अर्धकुशल, कुशल, अकुशल हर तरह के लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। आपने सैनी साहब हमको इस स्टूडियो में आके बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बेहद इससे लाभ पहुंचेगा और इसी कार्यक्रम में हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।